गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल विल बी सेफ एट योर प्लेसेस। ठीक है, आज हम हमारे साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो है स्टडीज़ में कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ठीक है, पहला चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो फसलें होती हैं उनका उत्पादन किस तरीके से किया जाता है, कौन कौन से हम मेथड यूज़ लेते हैं इन्हें उत्पादित करने के लिए, कौन कौन सी पद्धतियां हम अपनाते हैं फसलों के लिए। ठीक है, इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। देखिए, गर्मी की छुट्टी में पहेली बूझो दोनों अपने दादा के घर गए। उनके दादा किसान हैं, उन्होंने खेती वाले औजार देखे, खुरपी, दराती, बेलचा, हल। ठीक है, अब जिज्ञासा हो गई उनको कि ये औजार जो है इनका उपयोग कहाँ और किस प्रकार करते हैं। तो हमें भी जिज्ञासा है, तो हम पढ़ेंगे इसे। हम ये पढ़ चुके हैं कि सजीव जो होते हैं भोजन की उनको ज़रूरत होती है, बहुत ज़रूरत होती है। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या हमको ये पता है कि हरे पौधे अपना भोजन किस तरीके से बनाते हैं? हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा है, नहीं याद है तो हम अब दोबारा से उसे रिवाइज़ करेंगे। हमें ये पता है हरे पौधे तो अपना भोजन जो है खुद बनाते हैं, पर क्या मनुष्य और जंतु भी अपना भोजन बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। ठीक है, मनुष्य और जंतु जो है वो अपना स्वयं बनाने में भोजन असमर्थ हैं। अब आप ये मत कहिएगा आप तो अपना खाना खुद ही बनाते हैं। देखिए, खाना बनाने से यहाँ मतलब है, भोजन बनाने से यहाँ मतलब है कि उसका रॉ मटेरियल, आप जो खाना बनाते हैं, जो आटे से आप रोटी बनाते हैं, जिस गेहूँ से आप आटा बना रहे हैं, तो क्या वो गेहूँ आप बनाते हैं? नहीं बनाते हैं ना। तो जो रॉ मटेरियल हमारे खाने का होता है वो हम नहीं बना सकते हैं, पर पौधे अपना रॉ मटेरियल, अपना खाना खुद ही बनाते हैं। तो जंतुओं और मानव जो है, मनुष्य जो है, उनका भोजन स्रोत क्या है? देखिए, हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं, क्यों हमें भोजन करने की ज़रूरत पड़ जाती है? तो सबसे पहला है कि भोजन का हमारा स्रोत क्या है। देखिए, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, दोनों ही जो है, जंतु भी और मनुष्य भी अपने भोजन के लिए पौधों पर ही निर्भर होता है। ठीक है, और रही बात कि हमें भोजन ग्रहण करना ही क्यों पड़ता है, तो देखिए, सजीव जो होता है ना, भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करता है विभिन्न जैविक प्रक्रमों में। देखिए, हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं में है जैसे पाचन, श्वसन, है ना, उत्सर्जन। ये सभी काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऊर्जा। और ये ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखिए, मनुष्य अपना भोजन पौधे या जंतुओं या दोनों में से ही प्राप्त करता है। देखिए, मनुष्य जो होते हैं, या तो हम सीधे वो खाना खाते हैं जो हमें पौधों से प्राप्त होता है, या फिर जो मांसाहारी होते हैं वो जंतुओं को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पर जो जंतु होते हैं वो भी भोजन कैसे खाते हैं? या तो दूसरे जंतुओं को मार के या पौधों से। और जिन जंतुओं को हमने मारा है वो जंतु क्या खाते थे? वो भी तो पौधे खाते थे। तो यानी कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम अपने भोजन के लिए निर्भर किस पर कर रहे हैं? पौधों के ऊपर ही निर्भर कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात, हम लोगों को सबको भोजन की ज़रूरत है, यानी हमारे पूरे देश में सारे लोगों को भोजन की ज़रूरत है। तो इतने सारे लोगों के लिए भोजन जो है उपलब्ध कराना किस प्रकार संभव है, कैसे हम करते हैं भोजन का बड़े पैमाने पर उत्पादन, ये भी जानना बहुत आवश्यक है। ठीक है, देखते हैं हम इसे भी। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें नियमित तो उत्पादन करना पड़ता है और उचित प्रबंधन करना पड़ता है, वितरण भी ज़रूरी है। देखिए, जैसे बहुत बड़ी जनसंख्या है तो हमें नियमित रूप से वो फसलें उगानी पड़ेंगी, फिर उनका प्रबंधन करना पड़ेगा, स्टोरेज अच्छे से करना पड़ेगा, और ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि वो जो फसलें हैं, वो जो हमने उगाई है, हमारे लिए भोजन हमने जो प्राप्त किया है,
उसका वितरण सभी जगह समान रूप से हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कृषि पद्धतियाँ। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य समूहों में घूमते थे। ठीक है, झुंड बनाकर रहते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन और आवास की खोज में हमेशा घूमते रहते थे, विचरण करते रहते थे। फल कच्चे खाया करते थे, सब्जियां खाते थे और जंतुओं का शिकार भी कर देते थे। लेकिन कालांतर में यानी कि बाद में उन्होंने खेती करके चावल, गेहूँ, अन्य फसलों को उत्पादित करना सीखा और इसी प्रकार कृषि का जो है प्रारंभ हुआ। ठीक है, जब हम एक ही प्रकार के पौधे, देखिए इम्पॉर्टेंट बात है, इसे समझ लीजिएगा, जब एक ही प्रकार के पौधे को हम किसी बड़े स्थान पर बहुत अधिक पैमाने पर यानी बहुत ज़्यादा उगाएं, उसे हम फसल कहते हैं। आपने देखा होगा गेहूं की फसल, पूरे के पूरे खेत में गेहूं की फसल उगाई जाती है, यानी कि एक ही प्रकार का पौधा होता है वो, और बड़ी जगह पर एक साथ उगाया जाता है। तो ऐसी जो भी पौधे होंगे हम उन्हें क्या कहेंगे, फसल कहेंगे। ठीक है, उदाहरण के तौर पर गेहूं या चावल की फसल, यानी कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे या तो गेहूं के हो या चावल के हो, मतलब कि पूरे खेत में एक ही फसल अगर उगाई जा रही है, एक ही जैसे पौधे उगाए जा रहे हैं, तो हम उन्हें फसल कह सकते हैं। अब ये जो फसलें होती हैं बहुत अलग अलग तरीके की होती हैं, जैसे हम धान की फसलें हो सकती हैं, सब्जियां हो सकती हैं या फल, और हर मौसम, जिस मौसम में ये जो पौधे हैं आपके, ठीक है, जिस मौसम में उगाए जाते हैं उसके आधार पर हमने फसलों का यहाँ पे वर्गीकरण कर दिया है। देखिए क्यों, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर अलग अलग जगह पर तापमान बहुत अलग अलग होता है, आर्द्रता यानी कि नमी बहुत अलग अलग होती है। ठीक है, बारिश सब जगह एक जैसी नहीं होती हैं, तो जलवायु परिस्थितियाँ एक दूसरे से भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, एक क्षेत्र में बहुत बारिश है, दूसरे क्षेत्र में बारिश ही नहीं है, इसीलिए अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके की फसलें उगाई जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद, इस विविधता के बावजूद, मतलब कि इतनी अलग अलग वैरायटीज़ होने के बाद भी हमने फसलों को ज़्यादातर 2 भागों में ही बांटा है मौसम के हिसाब से। पहला खरीफ की फसलें। देखो खरीफ की फसलें क्या होती है, जिस फसल को वर्षा ऋतु में बोया जाए, यानी कि जो ये सीज़न अभी चल रहा है या अब जो सीज़न चल रहा है, इस सीज़न में जितनी फसलें बोई जा रही हैं, आप याद रखिएगा वो खरीफ की फसलें होती हैं। ठीक है, वर्षा ऋतु में बोया जाए वो खरीफ की फसलें होती हैं। और भारत में वर्षा ऋतु देखिए आती कब है, आमतौर पर जून या जुलाई में शुरू होती है और सितंबर तक रहती है। तो इस दौरान जो फसलें बोई जाती हैं उनमें आती है धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, है ना, इन सब को हम क्या कहेंगे, खरीफ फसलें। ये उदाहरण हो जाएंगे आपकी खरीफ की फसलों के। इसके बाद आती है रबी की फसल। रबी की फसल देखिए आप, जिस फसल को शीत ऋतु यानी कि सर्दियों में बोया जाता है। ठीक है, सर्दियों में हम जिन्हें बोते हैं वो रबी की फसलें होती है, जैसे कि गेहूं की, चना, मटर, सरसों, अलसी, ये सब रबी की फसलें होती हैं। और इसके अलावा भी कई स्थानों पर दालें और सब्जियां जो हैं वो गर्मियों के दिनों में भी उगाई जाती है, पर हम इसे कंसीडर नहीं करते हैं। हम कंसीडर 2 ही तरह की फसलों को करते हैं, खरीफ की फसल और रबी की फसल। अब टॉपिक हमारा आता है आधिकारिक फसल पद्धतियाँ। आधिकारिक फसल पद्धतियाँ, ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है, आप इसे पढ़िए, याद कीजिए और इम्पॉर्टेंट जो नोट्स हैं उन्हें CW में बनाना स्टार्ट कीजिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। थैंक यू।